हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका शिक्षण अभिरुचि के अपने तीसरे इस यूनिट में। हम बात करेंगे जो टॉपिक है अपना शिक्षक। और उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। कल जब हम मतलब कि क्लास चल ही रही थी और टेक्निकल कारणों से 2-3 प्रश्न अपने छूट गए थे, तो फटाफट से उनको देख लेते हैं क्या मामला था। ये लास्ट प्रश्न था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे अपना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भावनाओं को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए, और इसका प्रभाव है निश्चित रूप से पड़ता है। क्योंकि खेलना तो निश्चित रूप से, जैसे कोच, आपने कभी किसी टीम के बारे में अगर सुना है, थोड़ा सा भी अगर आपको खेल में रुचि रही है, तो जो कोच होते हैं वो साथ में खेलते हैं और साथ का साथ फिर जो विद्यार्थी हैं वो उस तरह जो भी जो खिलाड़ी हैं वो सीखते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर अगर खेल भावना के हिसाब से बात करें तो खेलना बेहतर रहता है। फिर साथ ही एक प्रश्न था अपना, कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में विद्यार्थियों को हंसने का मौका मिलता रहे तो मनोरंजन होता रहे, तो इसके बारे में आप क्या मतलब विचार रखते हैं। तो एक रहा कि कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, फिर दूसरा है पढ़ाई रोचक बन जाती है, पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है और सारी बातें। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, कुछ विद्यार्थियों को जरूर उसमें उस समय थोड़ा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत अगर ऐसी बात जो कि कक्षा में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती है, तो वहां पर पढ़ाई रोचक बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो माहौल है वो हल्का होना जरूरी है। तो इसी के कारण कुछ टीचर रहते हैं जो ऐसा तरीका अपनाते हैं, कोई छोटा मोटा चुटकुला किसी विद्यार्थी से सुनते हैं या कोई ऐसी चर्चा आती है या कोई पाठ भी है तो उसको ऐसी किसी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं ताकि विद्यार्थी वो जो कक्षा है वो रोचक बनी रहे, पढ़ाई रोचक बनी रहे। फिर कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कैसे बढ़ती है, तो उसमें अनुशासन पालन है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग है, व्यक्तित्व है और विद्यार्थियों का सहयोग है। तो सभी चीजें सही हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ विविधता, मतलब रोचकता है साथ की साथ, और विविधता कैसे लाएं अपन। तो जैसे हम पढ़ने में अभी विविधता मतलब ये विविधता ही है एक तरीके से, भी आप आराम से घर पे बैठ के मस्ती से पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और यहाँ हम जिनका उपयोग कर रहे हैं उसको एक तरीके से शिक्षण सामग्री कहा जा सकता है। तो शिक्षण सामग्री में क्या चीजें आएगी, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ग्लोब के मानचित्र की सहायता से पढ़ रहे हैं या कोई मॉडल है, या जब आप साइंस के मतलब बायो वगैरह में हैं तो कोई प्रयोग वगैरह ऐसा फिजिकली जो प्रयोगशाला है वहां आप ये के इस तरह देख रहे हैं, तो वो चीजें आपकी जो क्लास है उसमें शिक्षण की विविधता को बढ़ाती है। फिर कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे अपन तो इसमें ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण है, फिर यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, और फिर लास्ट में दिया है 1 और 2। तो किसी तरह का जो प्रदूषण है, भौतिक वातावरण को बेहतर बनाना है तो प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ प्रदूषण है तो वो प्रभावित करेगा विद्यार्थी को, और जब वो प्रभावित होगा, विद्यार्थी प्रभावित होगा, तो पूरा शिक्षण तंत्र है वो पूरा अपना गड़बड़ होगा। तो ये बातें तो, क्योंकि अब अपनी जो कंटिन्यू सीरीज है, कोई कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सोचेंगे कि ये कौन सा था तरीका, तो अब तरीका यही है। 2-3 मिनट हमने इसमें लगाए और वो अपना अधूरा जो काम रह गया था उसको पूरा कर लिया। अब आज के विषय पर आते हैं। आज हमें बात करनी है जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें तीसरा एक महत्वपूर्ण शब्द कह लो, शिक्षक। अब शब्द नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ तो। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेकर है वो भी यही है। तो शिक्षक के बारे में एक तो हम जानते हैं, हमने कक्षा 1 से लेकर अब तक आप जो भी कक्षाएं पढ़े हैं, जिन विद्यालयों में पढ़े हैं, जिन टीचर से पढ़े हैं, वो सब कुछ आपने देखा है, महसूस भी किया है। एक तो वो सारी बातें हैं, और एक थ्योरेटिकल बातें कुछ ऐसी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमसे परीक्षा में पूछी जाएगी, और हमें उन चीजों को थ्योरेटिकली समझना भी है कि वास्तव में जब हम एक पाठ्य के रूप में इसको पढ़ते हैं, इस शब्द के साथ डील करते हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो नॉर्मली तो अब मैं क्या बताऊं, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर फटाफट से बात कर लेते हैं, और क्या चीजें आपके काम की है, परीक्षा में ध्यान रखनी है, उनकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस रहती है, उसको सुचारू रूप से संचालन करने वाला व्यक्ति कहलाता है शिक्षक। और एक तरीके से शिक्षक को धुरी माना जाना चाहिए, और जिसके आधार पे सारा का सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। शिक्षा व्यवस्था है वो भी सारी जो शिक्षक है उसी के इर्द गिर्द रहती है, मतलब शिक्षक जैसा होगा वैसी व्यवस्थाएं भी अपने आप में होगी।
फिर एक विद्वान हुए हैं जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स को आप याद नहीं रखेंगे, आगे उन्होंने कोई विचार रखा है तो वो विचार भले आप थोड़ा ध्यान रखें तो वहां कोई समीक्षा वाली बात नहीं। जॉन एडम्स ने ये बात कही है कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यानी कि मनुष्य का निर्माण। अब मनुष्य के निर्माण का मतलब यहाँ ऐसे नहीं है कि वो छेनी हथौड़ा लेकर वो एक मूर्ति बनाते हैं वैसे निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहले नॉलेज देना है, फिर कुछ चीजें और सिखाना, और इस तरह से जो एडम्स हैं उनको लगा कि मुझे ये बात माननी चाहिए कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। और इन बातों को अपने पुराने जमाने में भी जब जाएंगे हम तो ऐसी पद्धति थी, अपनी गुरुकुल पद्धति थी या जो भी है शिक्षण व्यवस्थाएं थी सारी, और हमारे जो विचारक है जिनको हम अभी पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं वहां भी बहुत सी जगह ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जहां पर जो शिक्षक है उसका महत्व है बहुत अलग रहता है। जैसे इतिहास में आपने अपने भारत के प्राचीन इतिहास में भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाली कहानी देखी होगी, तो वहां पर एक पहले क्या स्थिति थी, लेकिन जब वो शिक्षक के संपर्क में आए तो उनका जो निर्माण है वो उस हिसाब से हुआ। या इससे भी पहले इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। शिक्षक ही मनुष्य का समुचित शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास कर सकता है। तो ये देख लेना, इतने प्रकार के विकास होते हैं, फिजिकली भी, बौद्धिक भी, मानसिक भी। ये बौद्धिक और मानसिक भी यहाँ अलग अलग हैं। फिर चारित्रिक हो गया, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से भी, और संवेगात्मक विकास। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये फिजिकली हो गया, ये मेंटली हो गया, ये भी मेंटली है। इसमें थोड़ा बुद्धि में किसी प्रकार की थिंक प्रोसेस है उसको बाहर से नहीं जोड़ा, अब यहाँ पर उसका जो रिएक्शन है वो भी आ गया। फिर ये जो चरित्र से रिलेटेड बातें हो गई, अध्यात्म से रिलेटेड बातें हो गई, सामाजिक आप समझ रहे हैं जो समाज से जुड़ी हुई बातें, और संवेगात्मक का मतलब यहाँ ऐसे समझेंगे कि किसी स्थिति में वो क्या रिएक्ट करता है। जैसे आपके अभी ज्यादा परसेंट बन गए तो वहां अगर कोई ऐसा है विद्यार्थी जो संवेगात्मक विकसित नहीं है, अविकसित है, तो उसको तो लगेगा बस वो मतलब पागलों जैसे हो जाएगा, रिएक्शन उसका बहुत अलग आएगा। या कभी जीवन में कोई ऐसी समस्या आएगी उसके, तो भी उसकी स्थिति अलग प्रकार की हो जाएगी। तो आप ऐसे समझेंगे कि वो एकदम से संवेगात्मक रूप से विकसित नहीं है। तो संवेगात्मक विकास का मतलब यही हो गया कि आप अपने आप को स्थिर रखें प्रत्येक, भले ही आपके जीवन में दुख है, चाहे बहुत ज्यादा सुख है, लेकिन बहुत ज्यादा सुख है तो भी बहुत ज्यादा आप उछले नहीं ऐसे, और दुख है तो भी उससे निकलने का प्रयास करें, ऐसे नहीं कि आप टूट जाए वहां, तो वो संवेगात्मक। फिर अपने जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने क्या कहा, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्माता होते हैं, समाज अपने ही विनाश पर उनकी उपेक्षा कर सकता है। एक ना ये लाइन है वो थोड़ी मतलब आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ये बात कही है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और वो यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ इसका मतलब ये मत समझ जाना आपकी शिक्षक का मतलब जैसे अपन स्कूल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं वही है। जैसे ऐसे कहा जाता है कि माँ है वो प्रथम शिक्षक होती हैं, तो वो भी है बिल्कुल। ये सारे के सारे जो विकास हैं, चाहे ये निर्माता हैं, वो सारी बातें वहां भी लागू हैं। और आगे हम बात करते हैं शिक्षक के गुण। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं तो वो बातें कर लेते हैं, बाकी जो ऐसी नॉर्मल बातें थी आप खुद जानते हैं, उनमें मुझे कुछ भी बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शिक्षक के गुण में है उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मतलब जो शिक्षक है उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना आवश्यक है। उनका व्यक्तित्व है वो प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व का मतलब क्या समझेंगे आप, कि वो कोई बात कह रहे हैं, किसी तरह की ऐसी कोई बात है तो उसको सामने वाला है उसको स्वीकार करे। बालकों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना, मतलब अगर कोई घृणा करने वाला व्यक्ति है तो वो कैसे सिखाएगा, क्या मतलब वो भला सोचेगा और क्या ही बातें आएगी वहां। और सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। सहयोग की भावना अगर नहीं है तो फिर संभावना बाकी चीजों की भी नहीं बनेगी। अपने व्यवसाय के प्रति आस्था और निष्ठा, जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आस्था होना बहुत जरूरी है। या शिक्षक के अलावा बाकी जो भी काम करते हैं लोग, वो भी अगर अपने व्यवसाय के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखेंगे तो वहां उनको असफलता मिलने वाली है। और जो विषय वो पढ़ाते हैं उसका नॉलेज उनके पास होना चाहिए। उनका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा सीधा उनके व्यवसाय पर और जो भी विद्यार्थी हैं उन पर पड़ता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको मिला हुआ होना चाहिए। जैसे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद आप व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 2 साल के लिए जाएंगे। मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए ताकि वो विद्यार्थियों को सही से समझ सके। जनतंत्रात्मक आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। जनतंत्रात्मक का मतलब ऐसे समझेंगे आप, जैसे एक कक्षा में कोई शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं, अब वहां पर 25 विद्यार्थी हैं और कोई ऐसी बात है जिसमें एक भी विद्यार्थी सहमत नहीं है या एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहता है कि ये हो, उसके बावजूद
फिर वो उन पर दबाव अगर किसी तरह का बनता है तो वो अप्रजातांत्रिक हो जाएगा। और जब विद्यार्थी सहमत हैं, विद्यार्थियों के थोड़ा बहुत मतलब उनके हिसाब से कक्षा अगर चल रही है तो वो जनतंत्रात्मक। आशावादी दृष्टिकोण का मतलब उनमें निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा अपन समय देते हैं तभी जाकर वो मिल पाती हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब उसके शिक्षक अगर आशावादी हैं तो फिर वो 2 साल 3 साल तक जब तक तैयारी करता रहेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक वो खुशी खुशी तैयारी कर लेगा, क्योंकि वो जो आशावादी शिक्षक है उसका प्रभाव है। नहीं तो अगर निराशा में डूब जाए, ऐसे करने लग जाएगी कुछ नहीं होता है, या ऐसे कठिन कंपटीशन है, या आजकल जो भी चल रहा है राजनीतिक का प्रभाव ऐसे कंपटीशन में, तो उन उन बातों को अगर पीसने लग जाए तो फिर मामला गड़बड़ होता है। पाठ्य सहक्रियाओं में रुचि। पाठ्य सहक्रियाओं का मतलब आप समझेंगे जो कक्षा शिक्षण होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी उनकी रुचि होनी चाहिए, उसका प्रभाव है जो सकारात्मक रहता है। समय अनुशासन की पाबंदी बहुत जरूरी है, हर जगह है ये तो। अच्छी वाक शक्ति या सशक्त अभिव्यक्ति, बोलने में थोड़ा ऐसा होना चाहिए, उनकी जो वाक शक्ति है वो सशक्त होनी चाहिए, जो अभिव्यक्ति है उनकी हाव भाव जो भी है वो सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार भी यहाँ पर एक वेन आरेख से बता रखे हैं, तो उनको फटाफट से देख लेते हैं अपन। फिजिकल में क्या है, अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान, ड्रेस सेंस उनका बढ़िया होना चाहिए, आवाज हो गई, वो भाषा जो उपयोग करते हैं उनका प्रसन्नचित होना। फिर मानसिक रूप में हम बात करेंगे तो विषय वस्तु का नॉलेज होना चाहिए, शिक्षण का मनोविज्ञान उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से विद्यार्थी पढ़ता है। बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, देश राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। समाज में व्यक्तिगत बुराइयां, यहाँ शब्द लिखा है, इसका तो ऐसा अर्थ नहीं निकालना है आपको। जो समाज है वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि इंसान है, मानव है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति बनती है, तो वहां पर उनका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, शिक्षण की नवीन विधियां, नवीन जो भी तरीके हैं, उन तकनीकों का ज्ञान उनके पास होना चाहिए, और उनका थोड़ा सा व्यवहारिक होना, व्यवहार में कोई चीज किस तरह से काम करती है। हमने हालांकि हो सकता है बहुत सी बार आपने एक कहानी सुनी होगी संस्कृत में, पहले कभी ऐसे सिलेबस में हुआ करती थी, तो आपने सुनी होगी जरूरी कि वो 4 ऐसे विद्वान होते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं और वहां से मंत्र सीखते हैं, तो कोई ऐसे वो हड्डियां वापस जोड़ने का, कोई उसमें चांद फूंकने का ऐसा मंत्र सीख जाते हैं। तो वो क्या, एक शेर रहता है और उसमें फिर वो अपने मंत्रों का प्रयोग वहां करने लग जाते हैं, और वो शेर फिर लास्ट में उनको ही खा जाता है। तो वो अव्यवहारिक बात थी, यानी कि चीजों का व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए शिक्षक के पास। समझ गए होंगे, रिलेट कर लेना आप, कहानी मुझे पूरी पता नहीं है, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो वो अव्यवहारिक था। उस समय हमें क्या करना रहता है, भले ही आपके पास ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है ये बहुत जरूरी है, वो भी पता होना चाहिए। मतलब नैतिक में सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला। सामाजिक न्याय का मतलब ऐसे समझेंगे आप, समाज में जैसे किसी की स्थिति खराब है, जैसे एक कक्षाई है, उसमें कोई एक विद्यार्थी है जो बहुत कमजोर है, बेहद उसकी हालत है वो खराब है पढ़ने के मामले में, और उसके पीछे कारण ये मान सकते हैं जैसे कोई इमरजेंसी काम आ गया था, पिछले 10 दिन से वो क्लास में नहीं आ पा रहा था, तो अब जब वो क्लास में आ रहा है तो कोई परीक्षा हुई जैसे, या आप मतलब वो शिक्षक हैं कुछ पूछ रहे हैं उनसे प्रश्न वगैरह और उसको नहीं आ रहे हैं, वो सजा देने लग गए, तो उस समय वो फिर अपन बात कर सकते हैं कि वो अन्याय वाली स्थिति बन जाएगी। तो उसको अगर वापस से समय देकर वो चीजें हैं जो कवर करवाई जा रही हैं, तो वो सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाली बात आ जाएगी। किसी का बिना फालतू का पक्ष नहीं लेना, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, जो गलत है वो गलत और सही है वो सही। थोड़ी बहुत दयालुता होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए उनके पास, विनम्रता होनी चाहिए और उच्च चरित्र होना चाहिए। ये सारी बातें थी मॉरलिटी से संबंधित। फिर अन्य में आशावादी हैं, कुशल नेता हैं, कुशल कक्षा प्रबंधक हैं, संसाधन युक्त हैं। संसाधन युक्त का मतलब ऐसे समझेंगे जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका बेहतर उपयोग करने वाले या ज्यादा उपयोग करने वाले। फिर एक थोड़ा रहता है ऐसा भाव कि समाज में जो सुधार लाएंगे, तो कौन लाएंगे, तो शिक्षक वहां से, जो विद्यार्थी हैं समाज का एक लघु रूप है स्कूल, वहां कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहां अगर वो ऐसी चीजें सिखा देंगे जो समाज में गलत है, तो वही बालक बाद में बड़ा होकर समाज का एक अभिन्न अंग बनने वाला है, एक नागरिक बनने वाला है, तो वहां समाज है अपने आप थोड़ा सही स्थिति में आएगा। और अध्ययनशील, शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि जब वो अध्ययनशील रहेंगे तो नई नई जानकारियां उनको मिलेगी। शिक्षक को अगर किसी तरह की जानकारी है तो उसके जो विद्यार्थी हैं उनको फायदा होना है। बस ये थ्योरी इतनी ही थी अपनी, जो कि हमने लगभग 15 मिनट में खत्म कर ली है। अब हम बात करेंगे जो प्रश्न हैं उनके बारे में।
तो प्रश्न में अपने पास पहला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए परम आवश्यकता होती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम, आपके लिए थोड़ी सुविधा रह जाएगी, इससे आप बढ़िया से देख पाएंगे प्रत्येक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक के लिए परम आवश्यकता होती है। उसमें 4 ऑप्शन है अपने पास। अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव की, ऐसा प्रश्न एक पहले आ चुका है। अगर आपने पहले जो 2 वीडियो है, शिक्षण वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो कार्य के प्रति सकारात्मक भाव है, शिक्षा के प्रति रुचि है और परिवार के वातावरण की। तो बाकी 3 चीजों की भी आवश्यकता तो है, लेकिन हम बात कर चुके हैं हमें सही का चयन नहीं करना है, सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। तो यहाँ जो अपना काम है उसके प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव है वो परम आवश्यक होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अपना, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो क्या कार्य बताएंगे आप? समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो ये तो नेगेटिव आंसर है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें नकारात्मक बात लिखी हुई हो सकती है, तो वो आपको कभी सही नहीं करना है। फिर 3 है, उनमें देखिए आप पूरा करवाना बिल्कुल जिम्मेदारी है, करवाना ही चाहिए, प्रभावी शिक्षा देनी है उनको। लेकिन यहाँ जो बात है वो थोड़ी सी ज्यादा फायदेमंद है विद्यार्थी के लिए, छात्रों का मार्गदर्शन करना। मतलब उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और उनको आप वो चीज बता रहे हैं अगर, तो वो मार्गदर्शन है एक तरीके से, और वो ही सही है। अब आप ऐसे समझेंगे कि ये मार्गदर्शन का मतलब तो मतलब हमारे शिक्षक किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं या क्या है। तो मार्गदर्शन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, कोई विद्यार्थी है, कोई परेशानी बताता है कि मेरे ये पढ़ाई में ये परेशानी आ रही है, फिर वो कोई एक तरीका बताते हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई है वो बेहतर हो सकती है। या जैसे ऐसे भी मान लो आपकी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या स्थितियां हैं पीछे, आपका पढ़ने में किस तरह से मतलब रुझान रहा है पिछले सालों में, या आप किस तरह के जो चीजें हैं, जो पाठ्य हैं, किस तरह का आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जीवन में, उस हिसाब से आप जैसे कक्षा 11 में जा रहे हैं तो उस समय आपको सब्जेक्ट के चयन में भी थोड़ा बहुत मार्गदर्शन वहां से मिल सकता है। तो ये सारी चीजें मार्गदर्शन की हैं। और आजकल के उस रिजल्ट के हिसाब से अगर बाई चांस में कोई विद्यार्थी जो अब 10वीं पास हुआ है, कक्षा 11 में प्रवेश करने वाला है, तो उसके हिसाब से मार्गदर्शन है वो सोशल मीडिया ने शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि जो 10वीं के परसेंटेज है उसके चक्कर में आप साइंस मैथ्स वगैरह मत ले लेना, इस बार तो एग्जाम नहीं हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में तो एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा उसमें फिर वो क्या बोल जाते हैं, ऐसे बोल जाएंगे, ध्यान रखना है थोड़ा। अगला प्रश्न है अपना, आपकी राय में शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए। और वहां थोड़ा मतलब ये इसको क्लियर कर देते हैं। मैं जो बात कर रहा था 11वीं में विषय चयन की, तो उसमें कोई विद्यार्थी ऐसे भी सोच सकता है जैसे उसके परसेंटेज कम है लेकिन अब उसका मन है, तो परसेंटेज कम होने का आगे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसका मन अब उसको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत से बार अभी लोग हो सकता है आपकी मजाक उड़ाते, लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आएगा तो वो 2-3 दिन तक छुपते फिरेंगे आपसे, क्योंकि आपके परसेंट ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा। तो बात कर रहे थे अपन, आपकी राय में शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए, तो क्या ही है, ये उनका कर्तव्य है, ठीक बात। समय पर आने पर वह छात्र भी समय पर आएंगे, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है, समय पर आना जरूरी नहीं है। तो ये तो नेगेटिव बात हो गई। और बाकी 3 में ये देखिए आपकी, ये उनका कर्तव्य है और यही सबसे पहले है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब अपना अपना दृष्टिकोण है, ये बात आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपकी राय पूछ ली है तो आप राय बताइए, दृष्टिकोण की बात मत कीजिए। फिर यहाँ पर समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, तो पहला इसी को तो बता रहा है, वो ज्यादा बेटर है कि उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य उनको करना है। हो सकता है कि जो विद्यार्थी हैं वो तो वैसे भी समय पर आ रहे हों। फिर अगला प्रश्न है अपना, शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो स्वभाव हो गया और प्रचुर धन। इसके अलावा 2 और अपने पास ऑप्शन है, देख लेते हैं फटाफट से अपन। विषय ज्ञान और स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति भी ठीक है, बाकी प्रचुर धन और ये सारी चीजें अच्छी बातें हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो है विषय ज्ञान। आप किसी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जैसे हिस्ट्री पढ़ाने गए आप और हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जाकर सीधा शुरू हो गए कि महात्मा गांधी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो वहां मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो ये है बालक के विकास की बात, और उसमें फिर पूछा गया है सर्वाधिक योगदान।
तो अच्छे विद्यालय का योगदान रहता है, पाठ्य पुस्तकों का भी योगदान रहता है। जो माता पिता हैं, चाहे धनवान हो चाहे जैसे भी हो, उनके लिए जो जो भी बालक हैं वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं उसके लिए, और निश्चित रूप से वहाँ योगदान होता है उनका। लेकिन अगर प्रोफेशनली के हिसाब से हम सोचते हैं तो बहुत सी जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो स्कूल है उसका प्रभाव उन पर ज्यादा रहता है। और स्कूल में भी इस तरह, जैसे मतलब स्टाफ तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, लेकिन कोई जो शिक्षक योग्य और समर्पित हैं उनका प्रभाव है जो वो सर्वाधिक रहता है। और ये ऑप्शन हमें चयन करना है, उसके पीछे का कारण क्या समझेंगे आप, कि आप खुद ये बनने वाले हैं, योग्य एवं समर्पित शिक्षक में आपकी गिनती हो, ऐसा विचार अपनी जो एजेंसी है परीक्षा लेने वाली उनका है। तो आपको ये ऑप्शन इसीलिए भी सही करना है और कोशिश करना आप ऐसे बनो, तो वो मतलब सभी के लिए बढ़िया है, आपके लिए और जो विद्यार्थी आपके पास पढ़ने वाले हैं उनके लिए। और व्यक्तिगत रूप से तो फायदा होना ही है। आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा, इसको क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय क्या प्रयास करना है वो ऑप्शन में है अपने पास, जिसमें पहला है अनुशासित रहेंगे, मतलब उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो अनुशासित होगा। अनुशासित का मतलब जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का। फिर पक्षपात पूर्ण, आप दूसरे विद्यार्थियों और उस विद्यार्थी जो भी आपके मित्र का बेटा है उसके उनके बीच में पक्षपात करेंगे, यानी भेदभाव होगा। फिर एक सामान्य छात्र की भांति, तो सामान्य छात्र की भांति आप संभव नहीं है कि आप व्यवहार करें। और फिर एक है पुत्र की भांति, तो यहाँ तो छोड़ दीजिए आप। फिर ये पक्षपात पूर्ण वाला है, बिल्कुल नकारात्मक बात है, इसको आपको किसी भी हालत में सही नहीं करना है। भले वहां आप भले थोड़ा कर लेना ऐसा, कभी आपको लगे कि पक्षपात होना चाहिए, मेरे मित्र का बेटा है तो ऐसा भाव, लेकिन परीक्षा में आपने ऐसा कर दिया तो आपके साथ पक्षपात हो जाएगा वहां। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में और भी बातें हैं कि कुछ मॉडल पेपर वगैरह में या ऐसी अभ्यास पुस्तिकाएं या गाइड वगैरह में आपने देखा होगा, तो इसमें कभी कभी अलग उत्तर भी मिल सकता है आपको। जैसे यहाँ कुछ पुस्तकें हैं आपको तीसरा ऑप्शन भी सही बताएगी कि सामान्य छात्र की भांति आपको व्यवहार करना, लेकिन जो ये बात है तीसरे नंबर की वो भी इसमें इंक्लूड है। सामान्य छात्र की भांति का मतलब ही अनुशासित होता है, तो ये आप समझ लेंगे। और उसमें आप वो मित्र के पुत्र वाली बात भी वहां पर जो है उसके अंदर समाहित रहेगी अनुशासित शब्द में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण आस्था और निष्ठा न होने पर शिक्षक में वृत्ति जागृत होगी, क्या समस्या आएगी उसके सामने? तो इसकी बात अपन कर रहे हैं। वह निराशा और अवसाद से घिरकर गुणवत्ता को खो देगा। यही बात है कि भाई जो आस्था है, निष्ठा है वो नहीं है, तो फिर समस्या आएगी। उसका ध्यान केवल वेतन प्राप्ति पर रहेगा, वह अधिक तल्लीन होकर विद्यार्थियों को अधिगम करवाएगा, तो ये तो संभव ही नहीं है भाई। वो जब निष्ठा नहीं है तो फिर तल्लीन कैसे होगा? वह अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देगा, तो ऐसी बातें तो आप नहीं कहेंगे। अब यहाँ दो हैं, उनमें से उसका ध्यान केवल वेतन प्राप्ति पर होगा, तो ये ठीक है, लेकिन उसको वास्तव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वह निराशा और अवसाद से गिर जाएगा। सही बात है, जब उसका जो व्यवसाय है उसमें उसकी आस्था नहीं है, जो काम कर रहा है उसमें अगर आस्था नहीं है तो फिर तो निराशा आनी आनी है, और उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी निश्चित रूप से डाउन होने वाली है फिर। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये आपको ऐसे प्रश्न जहाँ लगता है कि यहाँ तो ऑप्शन और भी सही हो सकता है, जैसे वेतन प्राप्ति पर ध्यान देना। अब निष्ठा नहीं होगी तो वेतन प्राप्ति पर ध्यान नहीं भी देगा तो भी वेतन प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वास्तव में अपने जीवन में वो जो आत्मसंतुष्टि वाली भावना है उसको खो देगा। फिर अगला प्रश्न है अपना, एक कुशल वाक शक्ति या सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श शिक्षक के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। तो वाक शक्ति है या जो अभिव्यक्ति है वो बेहतर है, सशक्त है, तो ऐसा एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, क्या ही बात है ऐसी जो इसको प्रभावशाली बनाती है? तो ऑप्शन है अपने पास, रोबीला व्यक्तित्व बनता है, रोब झाड़ने वाला, तो ये तो नहीं है। अन्य सहकर्मी उससे दबकर रहते हैं, तो दबाकर नहीं रखना है अपने को। विषय का अधिगम शिक्षण कक्षा में अधिक प्रभावोत्पादक एवं सुसंप्रेषणीय बन जाता है। तो इस तीसरे पॉइंट को आप ऐसे समझेंगे, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, अब आपकी जो अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल सशक्त है, मतलब जिस तरह से पहुंचनी चाहिए बात उस तरह से आप पहुंचा सकते हैं। तो फिर जो पढ़ाना है, यानी वो जो शिक्षण की प्रोसेस है वो प्रभावी हो जाएगी, यानी कि आपके बोलने से उसमें प्रभाव आएगा। और सुसंप्रेषणीय, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना आपस में, तो वो सु लग गया है अच्छा, यानी कि अच्छी बन जाएगी। विद्यार्थी भी सही से जवाब देंगे और सही से समझ पाएंगे बातों को।
और लास्ट ऑप्शन भी इसमें ठीक ही है, विद्यार्थी सहजता से अपेक्षित विषय की सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन विद्यार्थी की बात नहीं हो रही थी, प्रश्न में शिक्षक की बात हो रही थी, इसीलिए फिर यह तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है, बाग का मतलब बगीचा, और उनका कहना है कि स्कूल में बच्चे को क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए, देखभाल कोमल पौधों की भांति होनी चाहिए, सौंदर्य की भावना विकसित की जानी चाहिए और प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ अब जब बाग की बात हो गई, एक बगीचा है और छोटे बच्चे हैं सामने, तो उन छोटे बच्चों को क्या मानना है आपको। तो बाग है तो उसमें तो आप जैसे शिक्षक हैं तो बाग का माली हो गया एक तरीके से, जो भी उनकी सार संभाल करने वाला। तो फिर यहाँ ये सही हो जाएगा कि उनकी जो देखभाल है वो कोमल पौधों की भांति होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, कोमल पौधे का मतलब ऐसे नहीं कि वास्तव में पौधा ही है। कोई एक विद्यार्थी है, आप जैसे आपने कोई काम बताया कक्षा में और वो नहीं कर पा रहा है और आप उस पर गुस्सा करने लग गए, ऐसी स्थिति बना दी आपने जिससे उसको दुख पहुंच रहा है, तो फिर स्थितियां और खराब हो सकती हैं, हो सकता है कि वो सीखना ही बंद कर दे बिल्कुल। तो यहाँ उसके प्रति जो भाव है वो आपका, अगर नहीं सीख रहा है तो वापस से सिखाने का होना चाहिए। ये बात, ये प्रश्न हमें कहना चाह रहा है बस। अगला प्रश्न है, आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय शिकायत दर्ज कराने के लिए है। यदि आपके घर की बिजली चली जाए तो आपका घर है वहीं पास में जो कार्यालय है, बिजली ऑफिस है, मतलब ऐसे कह सकते हैं अपन, तो आपके घर की लाइट चली गई है और शिकायत करने का ऑफिस आपके घर के पास ही है, तो आप क्या करेंगे। स्वयं शिकायत लिखकर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। अच्छी बात है। प्रतीक्षा करेंगे कि कोई व्यक्ति शिकायत लिखकर आ जाए, घूम फिर कर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, फिर बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ एक शिक्षक है, उसको एक सजग नागरिक के तौर पर देखा गया है। ये प्रश्न ये बात कर रहा है कि जो शिक्षक है उसका जब समाज है या आप जब जहाँ निवास करता है वो, वहां पर आसपास में या उसकी जो थिंक प्रोसेस है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो जब आप शिक्षक हैं और आप शिकायत लिख सकते हैं, बिल्कुल जब समस्या आ गई है और आपको पता चल गया कि वहां पर इस तरह की समस्या आ गई है, तो आप मतलब वहां जा सकते हैं, ऑफिस में उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे ऑफिस में तो उनको भी पता चलेगा, उनको भी फायदा ही है, वो समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह की समस्या है और आप पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक ठीक है, बिजली का एक उदाहरण है। बाकी यहाँ से ये प्रश्न है, आपको एक और मैसेज दे रहा है, जैसे यहाँ के जो दो शब्द है ना, इनको आप बिजली वाला पॉइंट है इसको छोड़ दीजिए। आप विद्यार्थी जीवन में भी, जैसे अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की तैयारी कैसी होनी चाहिए आपकी। आप जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकते हैं, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, अब वो कहता है कि मेरा तो मन नहीं लगता है या ये है वो है, तो या तो फिर उसको स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर मन नहीं लगता है तो मन को लगाना पड़ेगा, या तो छोड़ देना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन, ये मतलब शब्द है बढ़िया है, सीधा समझ जाएंगे आप इनसे, उसको भरसक प्रयास करना चाहिए। और भरसक प्रयास करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 ही घंटे बस किताबें लिए घूम रहे हैं एकदम से, इसका मतलब ये नहीं है। जितना हो सकता है उतना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और जितना हो सकता है उतना बेहतर अपनी जो समझ है, अपना अभ्यास है, उसको करना चाहिए। और भरसक प्रयास होगा तो फिर रिजल्ट भी उसी के अनुपात में मिलता है, अपने यहाँ सिस्टम है। अगला प्रश्न है अपना, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है। तो कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद शिक्षा देना। और गैर औपचारिक, औपचारिक का मतलब ऐसे समझेंगे आप, जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ नियत रहता है कि आधा घंटा आपको अंग्रेजी पढ़नी है, गणित पढ़नी है, सामाजिक है, या फिर 11वीं 12वीं विद्यार्थी तो उनको पॉलिटिकल आधा घंटा घंटा पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, या और भी जैसे, तो वहाँ सारी चीजें फिक्स रहती है और संडे को नहीं पढ़ना है। तो ये है औपचारिकता। अब गैर औपचारिक का मतलब हो गया कि जहां पर इस तरह की जो टाइम बाउंडेशन है वो नहीं है, आप कभी भी कोई भी चीज सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो गैर औपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद पढ़ाना, फिर सामाजिक रूप से वंचित बच्चों को पढ़ाना, ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या और समय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं। जैसे आधे घंटे की क्लास रहती है, वो क्लास अब नहीं ली जा रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं आ पा रहे थे, उनके हिसाब से वापस से उनको मतलब समय दिया गया, वो चीज पढ़ाई गई, तो वो गैर औपचारिक में हो गई। फिर लास्ट है असफल विद्यार्थियों के लिए, तो ये भी बाकी ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन जो बेहतर ऑप्शन है वो यही है। इसको ऐसे समझेंगे आप, ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या तथा समय को
पाठ्यचर्या का मतलब तो हो गया सिलेबस, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं सारी वो। और समय का मतलब अभी मैंने बताया कि आपके लिए फिक्स रहता है कि इतना समय इस विषय को देंगे आप, वो सारी बातें हैं। और उसके बाद फिर इनको बदल देने का मतलब वो हो गया गैर औपचारिक, मतलब औपचारिकता नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर अगला प्रश्न है, मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत करती है, क्या नियत करती है? पाठ्यचर्या को निश्चित समय में पूरा करना, फिर पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गति के अनुसार पूरा कर सकें, ये है जो मुक्त विद्यालय है। वो मुक्त का मतलब यही है, वो विद्यार्थी है, आजाद है, वो जैसे चाहे पढ़ सकता है, उसको न तो कहीं स्कूल में जाना है, न कहीं कोई ऐसा काम है, केवल लास्ट में एग्जाम देना रहता है बस। और इसके बारे में कुछ आप ऐसे मतलब आजकल बहुत सारे एजेंट हो गए हैं, तो आप विज्ञापन वगैरह देखते होंगे कि जैसे अपना एसटीसी वाला मैटर है, इसमें मैं बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि एमपी से आप वो कर लीजिए, एसटीसी कर लीजिए, या लखनऊ से एसटीसी कर लीजिए, या हरियाणा से एसटीसी कर लीजिए, या और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसके पीछे क्या है, वो यही है। अब आजकल ऐसा सिस्टम बन गया है अपने यहाँ, एक ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है जिसके तहत कोई विद्यार्थी अपने घर पर रहकर भी तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है, और उसको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसे आप अगर जैसे अब ये आपके लिए भी जानकारी है, अपना नेशनल लेवल पर एक ओपन स्कूल है, NIOS कहते हैं जिसको ओपन, जो ये अभी अपनी 2020 की शिक्षा नीति जब लागू होगी तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें भी बहुत सारे चेंजेज आएंगे। तो इसमें यह है कि आपके परिवार का कोई मेंबर है जिसने आज दिन तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है, तो भी वो अभी 10th का फॉर्म भर सकता है, और अगर उनको लिखना पढ़ना आता है तो वो 10th पास हो जाएगा। तो ये मुक्त विद्यालय की प्रणाली है। अपने यहाँ पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का नाम आपने सुना होगा, ये अपने राजस्थान का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड कहते हैं, यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है, इस तरह की बातें सुनने को आती हैं। हालांकि मैं ऐसी मतलब कभी जीवन में मौका नहीं मिला कि इस तरह की बने स्थिति अपनी। आगे बात करते हैं, और इसमें दूसरा ही सही है ऑप्शन भी आप देख चुके हैं, पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हो, विद्यार्थियों की आवश्यकता से जुड़ी हो। जैसे कोई विद्यार्थी है ऐसा जिसको 10वीं पास करनी है, अभी मैंने उदाहरण बताया आपको, अब वो उसकी आवश्यकता है, उस हिसाब से पाठ्यक्रम बन गया और वो अपने हिसाब से उसको पूरा करके एग्जाम देके पास हो रहा है, तो ये मुक्त विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी ये भी है, समय सीमा नहीं होनी चाहिए, पाठ्यचर्या मुक्त विद्यालयों में लागू होती हैं, ये बातें सारी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात है वो इसी में है, क्योंकि वो अपनी गति के अनुसार पूरा करेगा और उसकी आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी होगी। फिर अपने पास अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ ले, थोड़े शब्दों का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये शब्द थोड़ा चक्कर पड़ जाता है इनसे। देखते हैं क्या बातें कहना चाह रहा है ये प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण का अंग्रेजी रूपांतरण होता है माइक्रो टीचिंग, और ये भी आप जब BSTC में जाएंगे तो वहां पर एक अलग से रहेगा सिस्टम, वहाँ पढ़ेंगे आप किस तरह से माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, एक डायरी रहेगी आपको भरनी रहेगी वो। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात कर रहे हैं अपन, पहला ऑप्शन है छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि शिक्षक अधिगम को सुसाध्य बना सके, विद्यार्थियों को सही से समझ में आ सके। ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो जाए। फिर अगला है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। अब जब सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म शब्द को आप अगर आप रिलेट करेंगे, जब सूक्ष्म का मतलब यही होता है छोटा, तो कोई अवधारणा है उसको बहुत बारीक से आपने मतलब अलग अलग भागों में तोड़ दिया है, और उसके आधार पे फिर आगे जो जो प्रक्रिया है शिक्षण की उसको आप चला रहे हैं, तो वो सूक्ष्म शिक्षण संभव नहीं है वहां पर। और फिर बहुत कम शिक्षण करना, तो सारी बातें हैं यहाँ। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, पूछना क्या चाहिए था पूछ क्या लिया, शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हम एक बार वापस देखते हैं इसको, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि शिक्षक अधिगम को सुसाध्य बना सके, सारी चीजें इसमें सही आ जाएगी। और ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, सूक्ष्म का मतलब हो गया कि एकदम से बोझ नहीं हो आए उसके ऊपर। और फिर तीसरा ऑप्शन अपने से कह रहा है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। अब यहाँ जो शब्द आया है, मैं भी शुरू में मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये वाला ऑप्शन सही आएगा। अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशल की आवश्यकता वहां पर नहीं आने वाली है। अवधारणा का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले से हमने कोई एक स्थिति ऐसी देख ली है कि इस तरह से विद्यार्थी सीखता है, फिर वो धीरे 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 हमारे अंतस में है, अब हम उसी तरीके से सोचते हैं, तो वो एक तरीके से अवधारणा में बदल जाती है। और माइक्रो टीचिंग में यह है कि बहुत कम समय पढ़ाया जाता है, तो बहुत कम शिक्षण करना,
जैसे अभी ये अपने वीडियो हैं मतलब शिक्षण अभिरुचि वाले, हालांकि अभी यहाँ विद्यार्थियों का स्तर भी 12वीं कक्षा पास कर चुके होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के हिसाब से हैं, तो वहां पर जैसे आप सुबह शुरू हुए और शाम तक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ वो समस्या आ जाएगी, या बहुत ज़्यादा समय, जैसे मैंने सुबह से शाम तक का उदाहरण लिया, वो तो नहीं लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन 2-3 घंटे तक अगर गणित पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उस समय स्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो चीजें आएगी वो आएगी, ये अपना जो नहीं वाला ऑप्शन आएगा, अवधारणा कौशल नहीं होना चाहिए। वहां पर जो विषय वस्तु है वो कौशल होना चाहिए। विषय वस्तु है वो जरूर आप, जैसे एक पूरा पार्ट है उसको अलग अलग 3-4 या 5 पार्ट में बांट कर एक दिन ये पढ़ाया फिर दूसरे दिन ये, इस तरह से पढ़ा सकते हैं। अवधारणा का कहीं कोई रोल इसमें नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है, स्वायत्त विद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें शिक्षकों व विद्यार्थियों के पास शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित करने संबंधी पूर्ण स्वायत्तता होगी। फिर दूसरा है, ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कोई पब्लिक परीक्षा नहीं होगी। तो यह तो संभव ही नहीं है, आधारित नहीं है और परीक्षा नहीं हो ये भी संभव नहीं है। इस बार जरूर हो गया लेकिन बाकी नहीं है। विद्यालय के पास पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथापि उनके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने संबंधी अधिकार नहीं होंगे, और ये सही है। और विद्यालय संबंधी पाठ्यचर्या निर्धारित कर सकेगा तथा नवाचार, ये तो सारी बातें हैं। स्वायत्त का मतलब अपने आप में उनको आगे से कोई सिलेबस पाठ्यक्रम वगैरह का ये सप्लाई नहीं होती है, वो अपने स्तर पर ही सारा काम देखते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती है किसी विद्यालय में कि कोई परीक्षा ही नहीं हो और वो पास होते जाए आगे। अब ये यहाँ हो गई थी तो थोड़ा ध्यान रखना आप, अभी ये परिस्थितियां ऐसी थी इस कारण हुआ है ऐसा, आपको मतलब ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। अगला है, स्कूलों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? तो विद्यालयों में कट्टरवाद पैदा हो सकता है, धार्मिक विवादों के कारण विद्यार्थियों में परस्पर संघर्ष हो सकते हैं, स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं है और किसी एक धर्म की शिक्षा को विद्यालयों पर लादने से अभिभावकों को आपत्ति हो सकती है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है कि बाकी सब ऑप्शन भी सही होंगे लेकिन जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वो यही है। और ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला आता है तो अधिकतर विद्यार्थी का जो ध्यान है वहाँ जा सकता है कि ये सही होगा। लेकिन जो कट्टरवाद वाली बात और ये है, ये दोनों एक हो गए हैं ऑप्शन, इस कारण फिर आपको थर्ड ऑप्शन सही करना पड़ेगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अपना, शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? तो शिशुशाला में आवश्यक होना चाहिए सामान्य ज्ञान देना, भाषण पढ़ाना। भाषण तो बड़े विद्यार्थियों को ज्यादा ठीक रहेगा, कहानियां सुनाना अच्छी बात है, खेल के अवसर प्रदान करना। तो हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम आया था कल जब हम अधिगम पढ़ रहे थे। कल का मतलब अगर आप कभी भी वो वीडियो देखेंगे, जब भी अधिगम वाले पॉइंट में हमने बात की थी हेनरी कोल्डवेल कुक के बारे में, उन्होंने ही ये विधि भी मतलब कि इजाद की थी, खेल विधि। और उसमें यही बात है कि जो बालक है उसका खेल में स्वाभाविक सा इंटरेस्ट रहता है और फिर खेल के अवसर अगर उसको मिलते हैं तो वो ज़्यादा सीखता है। तो ये शिशुशाला में आवश्यक के लिए आप इसको मान सकते हैं। बस इतनी सी बातें हैं और टॉपिक था आपके सामने शिक्षक, और ये ऐसा टॉपिक कह सकते हैं जिसको मतलब सबसे इजी समझते हैं आप सब। सारी बातें जो जॉन एडम्स ने कही हैं, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख लो। और शिक्षक का रूप केवल आप ऐसे नहीं समझेंगे कि जो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं या कहीं जहाँ आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं वही शिक्षक हैं। आपके जीवन में मतलब माता पिता हैं आपके शिक्षक, या बड़े भाई बहन हैं वो भी कोई इस तरह से मतलब आपकी प्रेरणा है तो वो भी आपके लिए शिक्षक हैं। और भी हर जगह जिनसे आप सीखते हैं वो शिक्षक हैं। बस ऐसी बातें हैं, कहीं ऐसा कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाता है और उसका आपको बेनिफिट रहता है। तो इसी की मतलब जॉन एडम्स के साथ यही घटना हुई थी, इस कारण उन्होंने ये बात कही है कि वो मनुष्य के निर्माता हैं, और सही बात भी है। फिर अगला टॉपिक अपन देखेंगे अपना नेतृत्व गुण वाला कल अगले वीडियो में। और एक प्रश्न पर मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा डाउट होगा, मुझे भी लगता है कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इस प्रश्न को अपन वापस से डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कोई वो शब्द यहाँ चुनना नहीं चाह रहे थे और इसमें आ गया हो। तो बाकी अवधारणा है वो आपको समझा दी मैंने, बहुत इजी है, एक बार से मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक बार वापस से आप बेक करके सही कर लेना। बाकी इसी तरह पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को जो वीडियो ज़्यादा लेंदी होने के कारण समस्या आ रही हैं, तो वो समस्या को थोड़ा सा आप कम कीजिए
क्योंकि यहाँ अगर आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो आपके साथ वहाँ फॉर्मेलिटी होने वाली है। और टीचिंग ऐसा है जिसमें राजस्थान जीके और रीजनिंग के बराबर का मामला बैठता है, तो वो आपका यहाँ पर भी समय थोड़ा आप देंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि चीजें यहाँ 19-20 ही हैं, ज्यादा कोई ऐसा मामला है नहीं कि। फिर ठीक है, ओके, धन्यवाद।